Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is eliminate mercury from skin lightening product. तो एलिमिनेट करने की बात कही गई है मरकरी को स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट से। जानेंगे ऐसा क्यों कहा गया, फिर मरकरी के बारे में भी। UNEP has announced that Gabon, Ramika and Sri Lanka have united in a $14 million project to eliminate the use of mercury in skin lightening products. UNEP ने अनाउंस किया है कि जो गैबोन है आपका, जमाइका है और श्रीलंका है, ये सब यूनाइट हुए हैं $14 मिलियन के प्रोजेक्ट में, ताकि वो एलिमिनेट कर सके जो उपयोग हो रहा है मरकरी का स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट के लिए। मरकरी और क्विक सिल्वर इज ए शाइनी सिल्वर व्हाइट मेटल एंड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी, जिसको हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, ये शाइनी सिल्वर व्हाइट मेटल है और ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अदर हैवी मेटल्स इन कॉस्मेटिक, और जो हैवी मेटल्स का उपयोग होता है कॉस्मेटिक में। एल्यूमिनियम कंपाउंड आर कलरेंट इन लिप ग्लॉसेस एंड नेल पॉलिश। जो एल्यूमिनियम कंपाउंड है वो कलरेंट होता है और इसका उपयोग किया जाता है लिप ग्लॉसेस और नेल पॉलिश में। लीड इन लिपस्टिक, लीड का उपयोग होता है लिपस्टिक में। क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इसका? तो लीड इज ए न्यूरोटॉक्सिन दैट कैन काउज डेवलपमेंटल डिले एंड लर्निंग डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन। लीड जो है वो न्यूरोटॉक्सिन है और इसके कारण डेवलपमेंटल डिले और लर्निंग डिसेबिलिटी होता है चिल्ड्रेन में। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू मरकरी कैन डैमेज द नर्वस सिस्टम एंड हार्म ब्रेन डेवलपमेंट। और जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है मरकरी का, इससे डैमेज हो सकता है नर्वस सिस्टम और ये हार्म करता है ब्रेन के डेवलपमेंट को भी। आर्सेनिक, अनदर हैवी मेटल फाउंड इन सम कॉस्मेटिक, कैन काउज स्किन इरिटेशन, लिवर डैमेज एंड एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। और आर्सेनिक जो कि एक अनदर हैवी मेटल है जो कि पाया जाता है कुछ कॉस्मेटिक में, इसके कारण स्किन इरिटेशन, लिवर डैमेज और इंक्रीज हो जाता है जो चांस है कैंसर का। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो समझाया गया है मरकरी इन स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट। UNEP जो है वो लीड कर रहा है, ये 3 साल का प्रोजेक्ट है ताकि फेज आउट किया जा सके जो उपयोग हो रहा है मरकरी का स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट में, और प्रमोट किया जा सके अवेयरनेस को जो रिस्क इससे एसोसिएटेड है मरकरी के उपयोग से। ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है शिफ्ट करना कल्चर नॉर्म्स को स्किन कम्प्लेक्शन को लेके। स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट जो है वो इनहिबिट करता है बॉडी के प्रोडक्शन को मेलानिन का। मिनामाटा कन्वेंशन जो था मरकरी का, जिसमें लिमिट सेट किया गया है 1 माइक्रोग्राम पर केजी का मरकरी का स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट के लिए। UNEP को स्टैब्लिश किया गया था मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा, जो कि इसके पहले डायरेक्टर थे UN स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान 1972 पे। चूज हेल्थ, अवॉइड स्किन लाइटनिंग, योर बेबी योर सेल्फ योर होम के द्वारा इसमें का मोटो है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर जो है वो आपका नायरोबी केनिया पे है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सेस को एनवायरमेंटल इश्यू के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिस्टम के नॉर्म्स के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिया कैन बिकम अ बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। भारत जो है वो बायोडाइवर्सिटी चैंपियन बन सकता है। जानेंगे इसके बारे में ऐसा क्यों कहा गया, फिर कौन सा प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया भारत के द्वारा इसके लिए। India currently hosts 17% of planet human population and 17% of the global area in biodiversity hotspot, placing it at the helm to guide the planet in becoming biodiversity champion. इंडिया जो है वो करेंटली होस्ट कर रहा है 17% प्लेनेट के ह्यूमन पॉपुलेशन को और 17% जो ग्लोबल एरिया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, जो कि प्लेस करता है इसको प्लेनेट को कि ये बायोडाइवर्सिटी चैंपियन बन सकता है। प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया टुवर्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया है भारत में ताकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। यूनियन बजट 2023 इट मेंशन ग्रीन ग्रोथ एज वन ऑफ द 7 प्रायोरिटीज सबट्रेसी। जो यूनियन बजट है 2023 का, इसमें मेंशन किया गया है ग्रीन ग्रोथ के बारे में, जो कि वन ऑफ द 7 प्रायोरिटीज सबट्रेसी होगा। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया इट एम टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर ऑन डिग्रेडेड लैंड एंड प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्टेड लैंड। जो नेशनल मिशन है ग्रीन इंडिया का, इसका मकसद है इंक्रीज करना फॉरेस्ट कवर को डिग्रेडेड लैंड के लिए और प्रोटेक्ट करना एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड को। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इट इंसेंटिवाइज इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन बाय कंपनी, इंडिविजुअल एंड लोकल बॉडी। जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये इंसेंटिवाइज करता है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल एक्शन को कंपनी, इंडिविजुअल और लोकल बॉडी का। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, जो आपका मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम है आपका मिस्टी, ये एक सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि जो इंपॉर्टेंस है मैंग्रोव का कोस्टल इकोसिस्टम का मिटिगेट करने के लिए क्लाइमेट चेंज का, इसको हमें समझना होगा। प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, न्यूरिशमेंट एंड amelioration of Mother Earth, PM Pranam. It aims to reduce input of synthetic fertilizer and pesticide, which is critical for sustaining agriculture. जो PM Pranam स्कीम है, इसका मकसद है रिड्यूस करना जो इनपुट है सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का, जो कि क्रिटिकल है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए।
अमृत धरोहर स्कीम, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनकरेज किया जाएगा ऑप्टिमल यूज को वेटलैंड का और इनहेंस किया जाएगा बायोडायवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटी को और इनकम जनरेशन जो है लोकल कम्युनिटी का, इसके ऊपर फोकस होगा। Recent invention by the Union Ministry of Environment to stop the draining of Haidarpur Ramsar wetland in UP to safeguard migratory waterfall in encouraging। और जो भी हाल ही में इंटरवेंशन किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा ताकि स्टॉप किया जा सके ड्रेनिंग को हैदरपुर का, जो कि आपका एक रामसर वेटलैंड है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि सेफगार्ड किया जा सके माइग्रेटरी वाटरफॉल को। ये एक इनकरेजिंग स्टेप था। All the above initiatives are critical as the country is facing serious losses of natural assets such as soil, land, water and biodiversity। और ये जो सारे इनिशिएटिव है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंट्री को सामना करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा लॉसेस का, नेचुरल एसेट का, जैसे कि सॉइल हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया। इस कारण ये सारा इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इंटरनेशनल इनिशिएटिव की बात करें, that the UN Biodiversity Conference 2022 in Montreal, Canada, 188 country representative adopted an agreement known as 30 into 30 pledge। तो यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका 2022 का, कहाँ पे, मॉन्ट्रियल कनाडा पे। उस दौरान 188 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अडॉप्ट किया एक एग्रीमेंट को जिसको कहा गया 30 into 30 pledge। It aims to halt and reverse biodiversity loss by conserving 30% of the world land and 30% of the world ocean by 2030। और इसका मकसद है होल्ड करना व रिवर्स करना बायोडाइवर्सिटी लॉस को, कंजर्व करके 30% वर्ल्ड के लैंड को और 30% वर्ल्ड के ओशियन को 2030 तक। चैलेंज फेस बाय इंडिया, जो चैलेंज है जिसका सामना करना पड़ रहा है भारत को, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जो बढ़ गया पेस्ट अटैक और डिजीज, क्रॉप और हायर डिमांड जो है वाटर का, और जो फार्म मिल कम हुआ है, ये सारे चैलेंज है जिसका सामना भारत को करना पड़ रहा है। वे अहेड फॉर दिस प्रोग्राम टू एड्रेस द करंट स्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जो वे अहेड है इसको हम समझते हैं एविडेंस बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। आवश्यकता है एविडेंस बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन की। ये क्रिटिकल सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि जो सक्सेस है इस सपोर्ट का इसके ऊपर डिपेंड करता है, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन लेसन जो है ये काफी मदद करता है एप्लीकेशन पे। New program should effectively use modern concept of sustainability and valuation of ecosystem that consider ecological, cultural, sociological aspect of our biological wealth। और जो न्यू प्रोग्राम है ये इफेक्टिवली उपयोग कर रहा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट को, सस्टेनेबिलिटी का, और जो वैल्यूएशन है इकोसिस्टम का, जो कंसीडर कर रहा है इकोलॉजिकल, कल्चरल, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को, हमारे बायोलॉजिकल वेल्थ का। रिडक्शन इन वाटर यूज इन की सेक्टर, जो रिडक्शन हुआ है वाटर यूज का की सेक्टर पे, जैसे कि एग्रीकल्चर का, जो इंकरेज किया गया है चेंजेस को लेकर, लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप जैसे कि मिलेट की ओर तो हम लोगों ने किया है और इस साल मना भी रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पे। और जो इन्वेस्टमेंट है वाटर रिसाइकलिंग को लेकर अर्बन एरियाज में, जिसमें उपयोग किया जा रहा है कॉम्बिनेशन ग्रीन और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन रेदर देन ट्री प्लांटेशन एज फार एज ग्रीन इंडिया मिशन इज कंसर्न, choosing site to ensure ecological connectivity in landscape fragmented by linear infrastructure। और जो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन किया जा रहा है ट्री प्लांटेशन के जगह पे, जो ग्रीन इंडिया मिशन है इसका कंसर्न है कि चूज किया जाए वैसे साइट को जहां पे इंश्योर किया जा सके इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को लैंडस्केप फ्रेगमेंटेड के साथ लिनियर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, प्रैक्टिसेस है इन कम्युनिटीज का, लोकल या नोमेडिक का, ये काफी इंटीग्रेट करता है इम्प्लीमेंटेशन प्लान में। इस प्रोग्राम शुड इंक्लूड सिग्निफिकेंट एजुकेशनल रिसर्च फंडिंग, और हर एक प्रोग्राम जो है वो इंक्लूड करता है सिग्निफिकेंट एजुकेशनल और रिसर्च फंडिंग को भी। क्रिटिकली ये अप्रेज करते हैं और साथ में लाते हैं बहुत सारे अवेयरनेस को इंडिया के बायोलॉजिकल वेल्थ के लिए। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, द सम एंड वेरिएशन ऑफ आवर बायोलॉजिकल वेल्थ बायोडाइवर्सिटी आर इसेंशियल टू द फ्यूचर ऑफ दिस प्लेनेट। तो सम और वेरिएशन है हमारे बायोलॉजिकल वेल्थ या बायोडाइवर्सिटी का, ये काफी जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए प्लेनेट के। Within this in mind, the Indian government is planning to launch the National Mission on Biodiversity and Human Wellbeing soon, using the power of interdisciplinary knowledge for greening India and its economy। और इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रहे हैं कि वो लॉन्च करेंगे नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग को बहुत जल्दी, उपयोग करते हुए जो पावर है इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज का ग्रीनिंग इंडिया के लिए और इसके इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट टू प्राइवेसी ऑफ चिल्ड्रन। तो हम जानेंगे जो राइट टू प्राइवेसी ऑफ चिल्ड्रन है ये न्यूज में क्यों आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, सब कुछ कंसीडर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट चिल्ड्रन कैन नॉट बी मैकेनिकली सब्जेक्टेड टू डीएनए टेस्ट टू एस्टैब्लिश प्रूफ ऑफ इनफाइडेंटिटी। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो चिल्ड्रन है उसको आप मैकेनिकली सब्जेक्ट नहीं कर सकते डीएनए टेस्ट के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए प्रूफ को इनफाइडेलिटी का। सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पर्सनल एंड इंटीमेट, अ चाइल्ड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ इज फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये पर्सनल है और इंटीमेट है, जो चाइल्ड का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये पार्ट है उसके फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का।
राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 पुटुस्वामी जजमेंट। और जो राइट टू प्राइवेसी है ये एक इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है आर्टिकल 21 के पुटुस्वामी जजमेंट के द्वारा। यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड ऑल्सो रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी, ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन। और जो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट टू चाइल्ड है ये भी रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ प्राइवेसी, ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी को चिल्ड्रन का। फैमिली कोर्ट शुड डायरेक्ट अ डीएनए टेस्ट टू असर्टेन द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड ओनली एट लास्ट रिसोर्ट। और जो फैमिली कोर्ट है वो डायरेक्ट कर सकता है डीएनए टेस्ट के लिए पैटर्निटी को लेकर चाइल्ड का, सिर्फ ये लास्ट रिसोर्ट ही होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ सच टेस्ट, इस टाइप के टेस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब ये पता चलता है कि कौन उसका फादर नहीं है तो ये क्या है, मेंटल ट्रॉमा क्रिएट कर देता है चाइल्ड के लिए। और एलो करना डीएनए टेस्ट को ये हार्म करता है रेपुटेशन को भी और डिग्निटी को भी मदर का। व्हाट इज ए डीएनए पैटर्निटी टेस्ट, ये डीएनए पैटर्निटी टेस्ट होता क्या है। जो डीएनए पैटर्निटी टेस्ट है इसमें उपयोग किया जाता है डीएनए का, जिसको कि लिया जाता है चिक स्वैब से डिटरमाइन करने के लिए कि क्या वो जो मैन है वो चाइल्ड के बायोलॉजिकल फादर है कि नहीं। जो लैब है वो कंपेयर करते हैं टिश्यू के सैंपल को मदर के साथ, चाइल्ड के साथ, और जो मैन है वो देखते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को जिसको कि जेनेटिकल मार्कर कहते हैं, जो कि चाइल्ड शेयर करता है अपने मदर और मैन के साथ। अगर ये टेस्ट काफी एक्यूरेट होता है जो कि दर्शाता है कि मैन जो है उसका बायोलॉजिकल फादर है या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एफजीटी फैसिलिटी। तो हम जानेंगे फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन फैसिलिटी के बारे में। तो जो आपका सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट है तेलंगाना का, ये पावर प्लांट कहाँ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आपका सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट है तेलंगाना का वो तैयार है पहला पब्लिक सेक्टर कोल बेस्ड पावर जनरेटिंग स्टेशन के तौर पे साउथ का, पहला है स्टेट पीएसयू का कंट्री का, जहां पे फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन प्लांट अवेलेबल है जो कि पूरा करेगा ग्रीन नॉर्म्स को कम करके सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को सेफ लेवल तक। ये फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन होता क्या है। Flue gas desulfurization (FGD) is a set of technology used to remove sulfur dioxide from exhaust flue gases of fossil fuel power plant and from the emission of other sulfur oxide emitting process such as waste incineration, petroleum refinery, cement and lime kilns. जो फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन है यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है ताकि रिमूव किया जा सके सल्फर डाइऑक्साइड को एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस से फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट के, और जो एमिशन हो रहा है अदर सल्फर ऑक्साइड का एमिटिंग प्रोसेस के दौरान, जैसे कि वेस्ट इनकार्नेशन के थ्रू में पेट्रोलियम रिफाइनरी, सीमेंट और लाइम किन्स के दौरान। कुछ जो मेथड है आपके फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन के, जैसे कि आपका वेट स्क्रबिंग यूजिंग ए स्लरी ऑफ अल्कलाइन सॉल्वेंट यूजुअली लाइमस्टोन और लाइम और सी वाटर टू स्क्रब गैसेस। एक वेट स्क्रबिंग आपका एक प्रोसेस हो गया जिसमें उपयोग किया जाता है स्लरी को आपको अल्कलाइन सॉल्वेंट का, ज्यादातर वो लाइमस्टोन या लाइम होते हैं या सी वाटर और स्क्रब गैसेस होते हैं। स्प्रे ड्रग स्क्रबिंग यूजिंग सिमिलर सॉल्वेंट स्लरी, और जबकि स्प्रे ड्रग स्क्रबिंग है जिसमें सिमिलर सॉल्वेंट स्लरी का उपयोग होता है। वेट सल्फरिक एसिड प्रोसेस रिकवरिंग सल्फर इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल क्वालिटी सल्फ्यूरिक एसिड, और जब का वेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोसेस है जिसमें रिकवर किया जाता है सल्फर को कमर्शियल क्वालिटी सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म पे। स्नॉक्स फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन रिमूव सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट फ्रॉम फ्लू गैसेस। जबकि स्नॉक्स फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन है ये रिमूव करता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट को फ्लू गैस से। ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था पाउडर हाइड्रेटेड लाइम या अदर सॉर्बेंट मटेरियल के साथ एग्जॉस्ट डक्ट पे ताकि एलिमिनेट किया जा सके SO2 और SO3 को प्रोसेस एमिशन के दौरान। ये आप देख सकते हैं पूरे प्रोसेस को यहाँ पे, ये आपका डेसिमिस्टर हो गया, यहाँ पे क्लीन गैस हो गया, ये पंप, ये लाइमस्टोन स्लरी, आपका बॉटम पे जिप्सम है, ये पूरा इसी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ फॉस्फोर जिप्सम इन नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन। तो जो उपयोग की बात कही गई है फॉस्फोर जिप्सम की नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, जानेंगे इसके बारे में, पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो है और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है वो काम कर रहा है फील्ड ट्रायल के ऊपर जो NHAI का प्रोजेक्ट है जिसमें उपयोग किया जाएगा फॉस्फोर जिप्सम का नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए ताकि अचीव किया जा सके सर्कुलर इकोनॉमी को, जिसमें उपयोग किया जाएगा जिप्सम का। ये फॉस्फोर जिप्सम होता क्या है। Phosphor gypsum is the calcium sulfate hydrate formed as a byproduct of the production of fertilizer from phosphate rock. जो फॉस्फोर जिप्सम होता है ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है जो कि बनता है बाई प्रोडक्ट के तौर पे जो प्रोडक्शन होता है आपका फर्टिलाइजर का फॉस्फेट रॉक से। ये आप देख सकते हैं जिप्सम और फॉस्फोर जिप्सम में जो अंतर है।
तो जो जिप्सम होता है ये आपका मिनरल होता है जो कंटेन करता है कैल्शियम सल्फेट को। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है CaSO4.2H2O है। फॉस्फोर जिप्सम जो है वो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है जो कि बनता है बाय प्रोडक्ट के तौर पे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के दौरान फॉस्फेट रॉक से। ऑकरेंस जो है जिप्सम न्यूट्रल होता है, नेचुरल होता है मतलब, और फॉस्फोर जिप्सम सिंथेटिक है क्योंकि इसको बनाया जा रहा है। प्रोडक्शन जो है इसको माइनिंग या क्वेरिंग के द्वारा किया जाता है, जबकि फॉस्फोर जिप्सम को ये बाय प्रोडक्ट होता है फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का। तो आपको इनके बीच में डिफरेंस भी पता चल गया। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.